आज मैं आपको बताने वाली हूँ कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन के बारे में कि जो यूएसएसआर कंट्री थी वो कैसे कोलैप्स हो गई छोटे छोटे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में। तो ये जो आप ये फ्लैग देख रहे हैं ये यूएसएसआर का फ्लैग था पहले। ओके, अब हम आगे इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं जर्नल वाली। सम जर्नल इन्फॉर्मेशन अबाउट यूएसएसआर। कुछ जर्नल इन्फॉर्मेशन जो आपको पता होनी चाहिए यूएसएसआर के बारे में वो है कि ये बना था रशियन रिवॉल्यूशन के कुछ ही समय बाद, यानी कि 1917 में ये बन चुका था, लेकिन इसका ऑफिशियली 1922 में हुआ है। क्योंकि इतने 1922 में इसलिए हुआ, 4 साल रशिया सिविल वॉर से बहुत परेशान था, वो बहुत बिजी था। सिविल वॉर में उसकी कम्युनिस्ट पार्टीज आपस में ही लड़ बैठी थी और इसके अंदर के लोग में आपस में ही बगावत सी हो गई थी। सोवियत यूनियन का मतलब होता है एक लॉ मेकिंग बॉडी। हम कई बार यूएसएसआर की जगह सोवियत यूनियन बोल देते हैं तो उसका मतलब है लॉ मेकिंग बॉडी, एक कंट्री की सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी। हम उसका एग्जांपल दे सकते हैं जैसे कि पार्लियामेंट या कुछ भी। यूएसएसआर की फुल फॉर्म थी यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ओके, ये जैसे आप देख रहे हैं ये पूरा था यूएसएसआर। आज ये इसका बड़ा पार्ट तो रशिया बन चुका है एक। बाकी उससे अगर हम छोटा डिस्कस करें तो ये, फिर ये छोटे छोटे तो आपको कुछ दिख ही रहे होंगे। ये एक्चुअली पूरे 15 सब नेशंस हैं यूएसएसआर। सो अगर हम सब कुछ एनालाइज करें तो हमें ये पता चलता है कि रशिया प्लस 15 नेशंस प्लस 15 सब नेशंस ने मिलके बनाया है यूएसएसआर। यानी कि यूएसएसआर में 15 नेशंस थे सब और एक रशिया अकेला उनके सामने, और मिलके वो बना यूएसएसआर। ठीक है, बाकी 15 नेशंस ने ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं कर रखा था कि हम यूएसएसआर का पार्ट है, पर सब जानते थे कि वो यूएसएसआर का पार्ट है। इन 15 नेशंस में एक पपेट गवर्नमेंट होती थी जो सब कुछ देखती थी। वहाँ पे वो सब कुछ मतलब मॉस्को के हिसाब से चलता था। मॉस्को यानी कि यूएसएसआर की राजधानी रही थी कभी, आज रशिया की है। तो वहाँ से वो ऑर्डर्स लेती थी और सब कुछ इन 15 नेशंस में होता था। और एक और चीज़, जब यूएसएसआर को अपनी इकोनॉमिकल ग्रोथ या फॉरेन पॉलिसी डिस्कस करनी होती थी तो वह इन 15 नेशन के संग आता था सामने। इसका मतलब ये है कि 15 नेशंस अगर अपनी फॉरेन पॉलिसीज और अपनी इकोनॉमिकल ग्रोथ यूएसएस रशिया के संग डिस्कस कर रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि ये उसी का ही पार्ट है। ये 5 ईयर प्लान भी यूएसएसआर ने इंट्रोड्यूस किया था। मानते हैं वो कम्युनिस्ट थी, पर वहाँ इलेक्शन होते थे, लेकिन वहाँ एक ही पॉलिटिकल पार्टी होती थी, एक ही कैंडिडेट खड़ा होता था और एक ही को उस कैंडिडेट को ही वोट करना पड़ता था सबको। इकोनॉमिकल ट्रेंड, जैसे कि आप जानते हैं कि यूएसएसआर काफ़ी ओपन माइंडेड नहीं रहा है। उसकी इकोनॉमी देखिए अब यहाँ गिरती जा रही है, क्योंकि यूएसएसआर ने हमेशा से ही अपने स्ट्रिक्ट बैन्स लगा रखे थे फ्री मार्केट पे। फ्री मार्केट से उसका मतलब ये है कि अब बाहर की कंट्रीज में सामान बेचना या अपनी कंट्रीज में उनका सामान लाना, उस पर इसने बहुत ही स्ट्रिक्ट बैन्स लगा रखे थे, क्योंकि वो एक भी चांस देना नहीं चाहता था अब रिवॉल्ट्स के लिए। क्योंकि उसने सिविल वॉर में इतना सब झेला था तो लगता था कि अगर मैं बाहर के लोगों को अलाउ करूंगा यहाँ आना तो ज़रूर कहीं ना कहीं एक चांस है रिवॉर्ड्स का। इस वजह से उसकी इकोनॉमी डे बाय डे डाउन होती जा रही थी। यहाँ मैंने कहीं ये नीचे ईयर्स मेंशन कर रखे, नीचे आप देख सकते हैं। स्टालिन, इसे हम डिक्टेटर नहीं कहेंगे, यहाँ में से एक मिस्टेक हुई है। ही वॉज अ प्रेजिडेंट। स्टालिन इतना क्रूअल था, हाँ स्टालिन थोड़ा बहुत हम इसे क्रूअल कह सकते हैं। एक्चुअली क्रूअल उसकी एक बात थी। लेनिन जो था, ही वॉज वन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसएसआर। उसने सोचा था कि जो तुर्क और कर्क पीपल होंगे वो जल्द ही इस यूएसएसआर के संग अडाप्ट हो जाएंगे, इसलिए उन्होंने उस पर कब्जा कर लिया। पर जब ये डिक्टेटर बना तो इसने यूएसएसआर में उनको रहने ही नहीं दिया, उसने मार दिया उन सबको। ये 4 लाइन्स आपको नहीं पढ़नी चाहिए, दिस इज नॉट फॉर योर्स। ठीक है, तो उसने उन सबको मार दिया और खुद डिक्टेटर तो था ही, वो डिक्टेटर नहीं हम प्रेसिडेंट तो था ही वो। उन सबको मार के उसने उनकी कम से कम हजारों और लाखों की तादाद में उन लोगों को मारा था। मिखाइल गोर्बाचेव, इसके बारे में अगर आपको पढ़ना है तो इनके बारे में ज़रूर पढ़िएगा। कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन पढ़ना है तो ये तो एक इतने बड़े उन्होंने रोल प्ले किया है कि आप सोच नहीं सकते। 1985 में कम्युनिस्ट पार्टी के जर्नल बन चुके थे। तो ये जब जर्नल बने कम्युनिस्ट पार्टी के तो वो उनके लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। अचीवमेंट मतलब
उनकी जो पार्टी होती थी, मतलब जो उनकी कम्युनिस्ट पार्टी थी, उसका जर्नल बनना एक बहुत 5 में वो वहाँ के जर्नल बन गए उनकी कम्युनिस्ट पार्टी के, तो उन्हें एक राइट मिल गया कि वो जो चाहते थे वो कर सकते थे यूएसएसआर में। तो यहाँ ये मिखाइल गोर्बाचेव की फोटो आप देख रहे होंगे। यहाँ ये दो बहुत बड़ी पॉलिसीज लाए जो अगर यूएसएसआर के व्यूज से देखी जाए तो खराब मानी जाती हैं, और माना जाता है कि ये कोलैप्स ऑफ यूएसएसआर की एक स्टार्टिंग थी। ये दो पॉलिसीज थे, ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका। ग्लासनोस्ट का मतलब है ओपननेस, पेरेस्ट्रोइका का मतलब है रिफॉर्म। तो यहाँ पर जो दो पॉलिसीज इसलिए इंट्रोड्यूस की गई थी ताकि जो यूएसएसआर है उसकी इमेज वर्ल्ड में थोड़ी इम्प्रूव की जाए। तो ग्लासनोस्ट का मतलब है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू मीडिया। इंडिया में आप देखेंगे कई तरीके के राइट्स हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, राइट टू मीडिया, राइट टू ये, राइट टू वो। तो ये सब राइट्स वहाँ इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन यहाँ पर मिखाइल गोर्बाचेव ने उन्हें राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया था, राइट टू मीडिया दिया था। तो यहाँ की मीडिया जो थी उन्हें राइट मिल गया था कि वो जो चाहे वो बोल सकते हैं। और यहाँ वो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मेंशन करते हैं कि कोई इस बात के लिए जेल नहीं जाएगा, किसी को यहाँ सजा नहीं दी जाएगी गवर्नमेंट के खिलाफ बोलने पे। पर ये जो चीज थी ये थोड़ी अपोजिट चली गई। अपोजिट ऐसे चली गई कि जो उनके 15 सब नेशंस थे वहाँ का जो वो हुआ करता था, मतलब वहाँ का जो मीडिया हुआ करता था, उसने उन 15 सब नेशंस के लोगों में अवेयरनेस फैलानी शुरू की। उन्हें यह बताना शुरू किया कि आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है, आप अपने आप की हालत ठीक कर सकते हैं, ये सब आप करिए, आप उसमें रिवॉल्ट्स करिए। और ये जो चीज़ थी ये वर्स्ट से बहुत वर्स्ट जाती गई, ये बैड से वर्स्ट में चली गई। तो इसलिए अगर हम कहें तो यस, इट वॉज ओपन फॉर एवरीवन, और इस बात के लिए कोई मीडिया वाला जेल तो जाने वाला था ही नहीं। उसमें पेरेस्ट्रोइका था, राइट टू ट्रेड इन फॉरेन। यस, ये भी एक राइट दे दिया गया, राइट टू ट्रेड इन फॉरेन, के पहले नहीं था। पर अब आप बाहर जाके ट्रेड कर सकते हैं जैसा भी आपका मन हो, लेकिन बहुत स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शंस थी, बट विद रेस्ट्रिक्शंस। लेकिन जैसे जैसे समय बदला गया वैसे वैसे रेस्ट्रिक्शंस थोड़ी लो होती चली गई। और पेरेस्ट्रोइका का मतलब आप जानते ही, रिफॉर्म। तो बस ये मिखाइल गोर्बाचेव का एक अच्छी कोशिश थी कि वो यूएसएसआर की इमेज को रिफॉर्म करे पूरे वर्ल्ड के सामने। बट अगर आप बहुत ओपनली इसके बारे में मुझसे टॉक करना चाहेंगे तो मेरे हिसाब से इट वॉज अ वर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द कोलैप्शन ऑफ यूएसएसआर। 1989 को द ईयर ऑफ रिवॉल्ट्स कहा गया। यहाँ देखेंगे हम 85 में गोर्बाचेव आए, 4 साल बाद बहुत बड़ा रिवॉल्ट शुरू हुआ रशिया में। जो ये रिलैक्सिंग पॉलिसीज थी, उन्होंने 15 सब नेशंस को अपनी फ्रीडम के लिए रिवॉल्ट करने का एक बहुत खुला सा दरवाजा दे दिया था। ठीक है, तो यहाँ ये लोग रिवॉल्ट पे रिवॉल्ट कर रहे थे। और जैसे कि आप जानते हैं ये 1989 की क्रांति 1991 में खत्म हुई। और इस जहाँ तक आप देखेंगे तो पोलैंड, हंगेरी, ईस्ट जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया, बल्गेरिया, रोमानिया, यूगोस्लाविया, इन सबको आज़ादी मिल चुकी थी एंड वाज अ वेरी क्रशिंग वन। ये बहुत सही नहीं रही है इनके लिए, क्योंकि इनमें इनके राज्य में मिखाइल गोर्बाचेव की पॉलिसीज की वजह से इतने सारे देश अब यूएसएसआर के हाथों से निकल चुके थे। और पपेट गवर्नमेंट्स ने वहाँ की ब्रोकअप कर लिया यूएसएसआर से कि बस अब हम और नहीं कर सकता। और यहाँ फिर एक इम्पोर्टेंट वर्ड देखें, जब वहाँ के लोगों ने कहा गोर्बाचेव से कि व्हाई डोंट यू सेंड योर आर्मी टू क्रश दीज रिवॉल्ट्स, उनका एक सिंपल सा जवाब ये था कि हम लोगों से बहुत प्यार करते हैं, हम उनके ऊपर आर्मी नहीं भेजेंगे, हम एक भी इंसान की जान लेने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हैं। और यहाँ वो फिर यूएसएसआर की इमेज और पॉलिटिक्स देखने लगे एंड इट वाज नॉट गुड फॉर कोलैप्शन। नाउ बर्लिन वॉल फॉल हो चुकी थी। बर्लिन वॉल अगर आपको जानते हैं तो ठीक है, वरना बर्लिन वॉल बनाई गई थी कोल्ड वॉर के टाइम पे। इट वॉज मेड ड्यूरिंग कोल्ड वॉर टू सेपरेट ईस्ट जर्मनी फ्रॉम द वेस्ट जर्मनी। ठीक है, अब वो जब बर्लिन वॉल टूट गई तो ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी अब एक हो चुके थे। ठीक है, अब अगर आगे देखें तो 1989 में जो यूएसएसआर के प्रेसिडेंट थे मिस्टर बुश, उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया सिविल कोल्ड वॉर इज नाउ ओवर एंड नो रिवॉल्ट्स मस्ट राइज टुडे फ्रॉम दिस। ये एक डोमिनो इफेक्ट की तरह फॉली थी।
फैली थी। ये जो रिवॉल्ट्स की अगर बात करें, डोमिनो इफेक्ट कैसा, एक जैसे मैंने यहाँ 4 ब्लॉक्स लगा रखे हैं, तो अगर एक गिरेगा तो दूसरा भी गिरेगा, दूसरा तो तीसरा, और तीसरा तो चौथा भी गिरेगा। एक कंट्री आज़ादी दूसरे को भी चाहिए, तीसरे को भी चाहिए, फिर चौथी को भी चाहिए, ऐसे सारे 15 नेशन चाहिए थी। तो ये एक बहुत बड़ी बात हो गई थी यूएसएसआर के लिए कि पहले ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं यूएसएसआर में। अगस्त कूप, अगस्त कूप में क्या है, ये एक अगस्त कूप का लोगो है, ये आप देख सकते हैं, ये पूरा ये अगस्त कूप का लोगो माना जाता है। अगस्त कूप 19 अगस्त 1991 में बना था। इसमें जो मिखेल गॉर्बेचेव थे उनको हाउस अरेस्ट, उनके घर में उन्हें कैदी की तरह रख दिया था, और एक ग्रुप बन गया जिसे कूप डिटेट भी कहा गया, उसको अगस्त कूप भी कहते हैं। और जिसने कहा कि हमें ये 15 सब नेशंस में उन कंट्रीज को वापस नहीं है जो छोड़ के जा चुके हैं, लेकिन अगर फिर दोबारा से वो कंट्रीज तो वापस ज्वाइन करने वाले थे नहीं, तो उन कंट्रीज ने दोबारा रिवॉल्ट किया और ये डिक्लेयर कर दिया कि हम ना कभी अब इसमें शामिल होंगे दोबारा, हम कभी भी अब यूएसएसआर को ज्वाइन नहीं करेंगे। और वहाँ की रेड आर्मी, सो यूएसएसआर की आर्मी ने तक अगस्त कूप को सपोर्ट नहीं किया। बोरिस येलेस्तीन, ही बिकेम अ लीडर फॉर दैट रिवॉल्ट। बोरिस येलेस्तीन 1991 में रशिया के, अब कंफ्यूज नहीं होना फिर से, रशिया वॉज अ पार्ट ऑफ यूएसएसआर। रशिया और 15 सब नेशन मिलके एक यूएसएसआर बनाते थे। रशिया वॉज नॉट एन इंडिपेंडेंट वन। तो रशिया ने, वहाँ के बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर थे बोरिस येलेस्तीन। इनको पब्लिक सपोर्ट रशिया का बहुत था। इन्होंने चुनाव लड़ा, रशिया का चुनाव 15 सब नेशंस का जैसा अलग होता था वैसे ही रशिया का भी अलग होता था। तो रशिया का वो चुनाव जीत गए बोरिस येलेस्तीन। उन्होंने डिमांड की कि अब हमें अलग होना है यूएसएसआर से। डिमांड तो नहीं की, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे जाके वो इशारे देते थे कि हम इन 15 सब नेशंस का भार अपने सर पे क्यों उठाकर चलें, अगर हम इन लोग को छोड़ देंगे तो ये काफी हमारे लिए बेनिफिट फायदा सा फील होगा। और अगस्त कूप जब फेल हुआ तो यूक्रेन, रशिया, बेलारूस ने बेल जमा। तो अगस्त कूप को फेल करने में इनका एक बहुत बड़ा हाथ था। ये सड़कों पे उतर गए थे अपनी जनता के संग अगस्त कूप का रिवॉल्ट करने। और फिर इन कंट्रीज ने, जो 3 बहुत बड़ी पार्ट्स थी यूएसएसआर का, उन्होंने बेलवेजा अकॉर्ड साइन किया, जिसके मुताबिक कि अब वो इंडिपेंडेंट है। और यूएसएसआर को उन्होंने खत्म करके अपनी एक सीआईएस बनाई जो थी कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, और जहाँ ईयरली मीटिंग्स होती थी। अब मिखेल एक ऐसी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर थे जो सिर्फ कागजातों में एग्जिस्ट होती थी और रिकॉर्ड्स में। 21 दिसंबर को एक मीटिंग हुई, अल्मा आटा एक कंट्री है एशियन, वहाँ मिखेल ने इंडिपेंडेंस दे दी इन सबको। और 25 दिसंबर को उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के तौर से रिजाइन कर दिया। 26 दिसंबर को उनके सुप्रीम लॉ बॉडी जो थी सोवियत यूनियन, उन्होंने भी उन्हें क्लियरली इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। आज उस सीआईएस कमेटी में टोटल 9 कंट्रीज हैं। और दिस इज हाउ यूएसएसआर कोलैप्स। ये पूरी एक स्टोरी है यूएसएसआर की कोलैप्शन की। ये डेट्स जो है 21 दिसंबर, 26 दिसंबर, 25 दिसंबर, ये कभी कभी कई जगह चेंज हो जाती हैं, बट मैंने जो डेट्स लिखे हैं मेरे हिसाब से तो वही ठीक है। सो थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, प्लीज़ सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना कि क्या गलतियाँ हुई। और आई होप कि मैं आगे से उन गलतियों